हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। कुछ ऐसी खास बातें हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई हैं और आपके लिए वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, और चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में इस नई पॉलिसी के से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं या बच्चे गलत जवाब देकर आते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें बहुत सारी कुछ ज़रूरी बातों को हम कवर करेंगे। इस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्यों थी, क्या ज़रूरत थी पॉलिसी को बनाने की, किस विज़न के साथ ये पॉलिसी बनाई गई है, क्या बेसिक सिद्धांत हैं जो ये पॉलिसी जिन पर काम करती है। तो इस तरह के हम कुछ पहलुओं पर आज नज़र डालेंगे। बेसिकली ये हमारी जो वीडियो होने वाली है एक तरह का इंट्रोडक्शन है, नेशनल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन सिर्फ आज हम बताएंगे आपको। इसके बाद हम डिटेल में पूरी पॉलिसी कराएंगे। 7-8 वीडियोज़ इसकी हमारी जो भी बनेंगी उसमें हम पूरी एजुकेशन पॉलिसी को कवर करेंगे। एक भी हम टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपका कोई सवाल गलत हो जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई गई थी, आप सभी ये जानते होंगे। इससे पहले एक पॉलिसी थी एनपीई 1986, 92 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे उसके अंदर। तो इसके बाद कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई थी, उसके बाद सिर्फ ये वाली पॉलिसी आई है जो 2020 में आई है, 4 साल पहले। इस पॉलिसी को उस समय एक मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये उस समय मिनिस्ट्री थी 2020 में, लेकिन इस पॉलिसी के ही प्रोविज़न के आधार पर, एजुकेशन पॉलिसी का ही प्रोविज़न था कि एजुकेशन को एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक मिनिस्ट्री बनाई गई, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, सबको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पॉलिसी बनाई गई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसके अंदर टोटल एनपीई के अंदर कितने पार्ट हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में? टोटल इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर टोटल आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं और टोटल चैप्टर्स की संख्या है 27। तो 27 चैप्टर हैं, 4 पार्ट्स हैं। इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है स्कूल एजुकेशन का, और यही पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचर बनना चाहते हैं, सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नर्सरी टीचर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीआरटी बनना चाहते हैं, टीजीटी या पीजीटी या इस ऊपर के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए स्कूल एजुकेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्कूल एजुकेशन में क्या प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं, उनको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक इसमें चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसीई। यानी ईसीसी के बारे में इस बार उन्होंने स्पेशली एक चैप्टर बना दिया, बहुत फोकस किया है। पूरी डिटेल से हम एक पूरा चैप्टर आपको बनाएंगे ईसीसी का, और उस पर डिटेल में पूरी वीडियो आपको देंगे। इसमें फाउंडेशन ऑफ लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है अब वो 3 साल से और 6 साल की एज में इसको ईसीसी दिया जाएगा। तो ये फाउंडेशन स्टेज है, बच्चे की शुरुआत है, उसकी बुनियाद बननी है, तो इसकी पूरा फोकस दिया है इस बार। दूसरा चैप्टर यहाँ पर है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी कि अब बच्चे के अंदर FLN बच्चे के अंदर लाना ही है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये अर्जेंट और नेसेसरी स्किल है कुछ भी सीखने के लिए। अगर बच्चा 4th-5th क्लास का है और वह LCM HCF सीखना चाहता है, तो उसे LCM HCF सीखने के लिए क्या आना चाहिए? LCM HCF का अगर टॉपिक करेगा तो उसको क्या आना चाहिए? प्रीरिक्विसाइट स्किल क्या होंगे उसके लिए? उसको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, उसको डिवीजन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो इस तरह के उसको प्री रिक्विसाइट स्किल्स आनी चाहिए। थर्ड नंबर पर है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। यानी कि जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ के चले जाया करते थे, ड्रॉप आउट कर दिया करते थे, अब उन ड्रॉप आउट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और किसी भी लेवल पर ड्रॉप आउट नहीं होगा। यानी कि बच्चा प्री प्री स्कूल से लेकर और बच्चा 12th क्लास तक जब स्कूली शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसका ड्रॉप आउट नहीं होगा। जो बच्चा
स्कूल में एडमिशन लेगा तो पूरे प्रयास रहेंगे हर तरह से उसको स्कूल में रोका जाए, उसको पढ़ाई के सारे अवसर दिए जाएँ। इसके बाद हम हर चैप्टर के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएँगे। चौथे नंबर पर है करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल। स्कूल्स में करिकुलम और पेडागोजी किस तरह की होगी, बच्चों को किस तरह से सिखाना है, बच्चों की नीड क्या है, लर्निंग जो होगी बच्चों को होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और इंजॉयबल एंड इंगेजिंग होनी चाहिए। बच्चे के सभी एस्पेक्ट पर काम किया जाएगा, होलिस्टिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेटेड एकीकृत शिक्षा दी जाएगी, यानी कि सभी लोग मिलकर सभी सेक्शन, चाहे वो बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता है, उन सभी को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तीसरे नंबर पर इंजॉयबल एंड इंगेजिंग, यानी कि जो हमारा करिकुलम होगा, जो पैडागोजी होगी, जो टीचर हमारे पढ़ाएंगे, उनका तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा इंजॉय भी करे और वो उसके साथ इंगेज भी रहे टॉपिक के साथ जो भी पढ़ाया जा रहा है कोई चैप्टर। तो ये चौथा चैप्टर हो गया। पांचवा चैप्टर है टीचर्स के लिए। टीचर्स का इसमें रिक्रूटमेंट हो गया, किस तरह से होना है। इन सर्विस टीचर के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स हो गए, कुछ सीडीपी जैसे सीडीपी होगा, और टीचर्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें टीचर वाले सेक्शन को अलग ही कर दिया गया है। छठा है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये तो इसकी मूल बात है। इक्विटेबल इक्विटेबल यानी कि इक्वल एक्सेस सभी को दिया जाएगा, और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि ऐसी एजुकेशन जो क्लास के हर बच्चे के लिए कारगर है। ऐसा सिस्टम, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे रिसोर्सेज क्लास में दिए जाएं कि उस क्लास में सारे बच्चे बैठ करके, चाहे वो किसी भी ग्रुप से आते हों, डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हों, वो पढ़ सकें, सभी साथ में सीख सकें। एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड एफिशिएंट गवर्नेंस टू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। अब एक ये नई चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। अब जो रिसोर्सिंग होगी, जो रिसोर्सेज होंगे, उनको पहले जितने भी स्कूल्स आसपास में होते थे, उनमें आपस में कोई भी रिसोर्सेज का शेयरिंग नहीं होती थी। अब रिसोर्सेज क्या होंगे, शेयर किए जाएंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या फिजिकल रिसोर्सेज हों, अलग तरह से कुछ भी चीज़ें हों, उनको क्लस्टर बना करके आपस में शेयरिंग की जाएगी रिसोर्सेज की, ताकि क्या हो सके, अच्छी तरह से स्कूलों को चलाया जा सके और बेटर आउटपुट निकल कर आए, लर्निंग आउटपुट। आठवें नंबर पर है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिएशन फॉर स्कूल एजुकेशन। स्टैंडर्ड सेटिंग यानी कि अब स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे, यानी कि अब मतलब ये है कि अब जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से करिकुलम, अपने हिसाब से बुक्स लगवाते थे, उस तरह की चीज़ें अब नहीं होंगी। सबके लिए यूनिफॉर्म होगा, चाहे पब्लिक स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, और उनके लिए एक एक्रीडिएशन बनाया जाएगा, यानी कि उनको ग्रेडिंग दी जाएगी, स्कूल्स को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, स्टैंडर्ड तय किया जाएगा स्कूल एजुकेशन का। तो इसके लिए ये 8 चैप्टर यहाँ पर अलग से पढ़ाए जाएंगे आपको। तो अब हम चलते हैं कि इस पॉलिसी के फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं कि ये पॉलिसी कैसे आई। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसी थी, इसके लिए जनवरी 2015 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे फॉर्मर सेक्रेटरी टी एस आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, और उन्होंने इस पर काम किया, रिपोर्ट तैयार की, और 2017 में उसकी रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। उसके बाद एक पैनल बनाया गया, जिसके अंदर फॉर्मर आईएसओ चीफ के कस्तूरी रंगन, जिससे ध्यान रखना फ्रेंड, बच्चों बात ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन इस पैनल के हेड थे, वो लीड कर रहे थे इस पैनल को, और उन्होंने 2019 में एक ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया। 484 पेज का ड्राफ्ट था, और फिर बाद में इस ड्राफ्ट को एमएचआरडी ने रिलीज कर दिया, और इसके लिए कंसल्टेशन मांगे इंस्टीट्यूशन से, स्टेक होल्डर से, जो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, उनसे कंसल्टेशन मांगे इसमें किस तरह के सुधार और करने चाहिए। ये हमारा ड्राफ्ट है। तो उसमें तकरीबन 2 लाख सजेशन सब जगह से प्राप्त हुए, और उसके बाद ये आपकी पॉलिसी फ्रेम हुई फाइनली। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020, जिसको हम एनईपी 2020 बोल देते हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 29 जुलाई 2030 में। इसको यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था, और
इसका विजन रखा था एजुकेशन, न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। नया एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बात करी, कुछ नएपन की यहाँ पर बात करी गई है। इसमें क्या बातें थी? मुख्य रूप से 3 बातें थी। नंबर 1, इट रिप्लेसेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इससे पहले जो हमारी पॉलिसी थी उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है, अब उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह पर अब ये वाली नई पॉलिसी चलेगी। इसी के प्रोविजंस के आधार पर सारे बदलाव होंगे। दूसरे नंबर पर द पॉलिसी एम्स ट्रांसफर इंडिया एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। पॉलिसी के अंदर जितने भी इन्होंने प्रोविजन रखे हैं वो प्रोविजन 2030 तक इनको प्राप्त करने हैं, ये लक्ष्य है। और एक नए एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना है। नंबर 3 पर है एजुकेशन इंडिया इज ए कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। एजुकेशन जो है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है, पहले भी कंकरेंट में थी। 3 लिस्ट होती है ना, आप जानते होंगे, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची में एजुकेशन को रखा गया है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों ही गवर्नमेंट मिल करके इस पर कोई भी नया कानून बना सकती है, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती है। आगे चलते हैं। चलिए इस पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में आने वाले समय में यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। आने वाले 10 सालों में यंग लोग भारत में ज़्यादा होंगे। इसमें यंग पीपल सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी पॉपुलेशन के नंबर पर हमारा इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। और हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है उन लोगों में एबिलिटी को बढ़ाना, हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी उनको देना, ताकि हमारी कंट्री का फ्यूचर वो डिटरमाइन कर सकें। क्योंकि एक कहावत है कि शिक्षा ही जो है हमारे भविष्य का निर्माण करती है, हमारे भविष्य तय करती है कैसा होगा। तो शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो उस देश का, उस कंट्री का, लोगों का, समाज का स्तर भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसको पूरा फोकस दिया गया है कि उन यंग पीपल को एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। दूसरी बात कही इन्होंने ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा। आप जानते हैं कि ग्लोबल एक एजेंडा चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको शॉर्ट में हम एसडीजीज बोल देते हैं, ये 17 एसडीजीज होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में, पूरी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर्स को इन 17 गोल्स को अचीव करने में अपने अपनी कंट्रीज में काम करना है। और ये 17 गोल्स क्या हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे कि नो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये चौथा वाला जो हमारे मतलब का है, देखो यहाँ पर बात भी इसी की हुई है, SDG 4। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है ये 17 SDGs जो हैं इनको 2030 तक इन SDGs को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इसी में SDG में गोल SDG 4 जो है वो एजुकेशन का पार्ट है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। SDG 4 बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, तो उसी पर आधारित हमारी पॉलिसी भी है। ये क्वालिटी एजुकेशन देनी है सभी को, वो ये बात कर रहा है। तो इंडिया ने इसको 2015 में अडॉप्ट किया था, ताकि सभी को इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज 2030 को सभी के लिए मुहैया कराया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। 2040 तक हमारा देश एजुकेशन में सबसे ऊपर हो और इक्विटेबल एक्सेस हो हाई क्वालिटी एजुकेशन का सभी के लिए। उसमें किसी भी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को कोई के आधार पर भेदभाव ना हो और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। चलिए इसमें देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट हैज बीन ए गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी को किसकी रोशनी में तैयार किया गया है? इस पॉलिसी को किसकी रोशनी में तैयार किया है? रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज, हमारे भारत की प्राचीन विरासत जो नॉलेज है, प्राचीन विरासत है, उसकी रोशनी में इसको तैयार किया गया है। उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे ज्ञान, प्रज्ञा एंड सत्या, यानी कि नॉलेज, विजडम एंड
ट्रुथ। तीन चीज़ें यहाँ पर, तीन बात इन्होंने कही, नॉलेज, विजडम एंड ट्रुथ। यही जो है हमारी प्राचीन धरोहर है, और जितने भी फिलोसफर हुए हैं उन सभी ने इन तीनों एस्पेक्ट पर जोर दिया है, और यही ह्यूमन का गोल है, एजुकेशन का यही तो गोल है कि हमारे पास ज्ञान हो, विजडम हो, यानी बुद्धिमत्ता हो, इंटेलेक्चुअलिटी हो, और हम सत्य के साथ जिए। द एम ऑफ एजुकेशन इंडिया टू जस्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एंशियंट इंडिया में एजुकेशन का जो गोल था, एजुकेशन प्राप्त करने का, वो सिर्फ ये नहीं था कि हम नॉलेज प्राप्त कर लें और इस दुनिया में कैसे जीना है, बस उसी के बारे में फोकस करें, या स्कूल के बाद हम क्या करेंगे उसे, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे प्राचीन एंशियंट इंडियन सिस्टम में ये था कि हम रियलाइजेशन और लिबरेशन करें अपने बारे में, यानी कि खुद के बारे में हम रियलाइज़ करें हम क्या हैं, और हम आज़ादी के साथ जिएँ। तो हमारे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे, एंशियंट इंस्टीट्यूशन, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। ये क्या थे? ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी। दोस्तों इस वर्ड को ध्यान रखना, बार बार यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम की बात होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की जाएगी, तो ये आज नहीं की जा रही, ये हमारे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम में भी यही था। और रिसर्च पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया, अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से स्कॉलर्स आते थे, अलग अलग कंट्रीज से, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग के द्वारा रिसर्च करते थे, और बहुत सारी नई नई चीज़ों की खोज भी करते थे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने, यानी कि ये जो चारों हमारे इंस्टीट्यूट थे उस समय के, यूनिवर्सिटीज थी एक तरह से, इन चारों यूनिवर्सिटी से अलग अलग स्टूडेंट निकले हैं, स्कॉलर्स निकले हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपने ज्ञान से ख्याति प्राप्त की, अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। जैसे चरक, सुश्रुत, ये आप जानते हो, मेडिसिन में इन्होंने कितना नाम कमाया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इन्होंने जो है, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेडिसिन साइंस, सर्जरी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने भारत की गरिमा को बढ़ाया है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करके नए ज्ञान का निर्माण किया है, दुनिया को बताया है कि ये चीज़ कैसे होती है। योगा है, पतंजलि ने योगा, फाइन आर्ट, चेस, मोर, इस तरह से। इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी हैव हैड ए स्ट्रॉन्ग इन द वर्ल्ड। इंडियन कल्चर, भारत का जो संस्कृति है और फिलोसफी है, वो दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है। रिच लेगेसी टू वर्ल्ड हेरिटेज मस्ट नॉट ओनली बी नर्चर्ड एंड preserved but posterity, but also research enhanced and put to new uses। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लेगेसी है वर्ल्ड हेरिटेज की, यानी हमारी जो इतनी एजुकेशन सिस्टम, इतना महान एजुकेशन सिस्टम था, हमें सिर्फ उसको प्रिजर्व करके नहीं रखना है और खुश होते रहें कि भाई हमारी तो बहुत प्राचीन धरोहर है हमारे पास, बल्कि हमें उसके बारे में रिसर्च करनी है, उसका प्रसार करना है, और उसके बारे में रिसर्च करके, और हमें उसको नई तरह से आज अपने जीवन में उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे एजुकेशन सिस्टम में उसे शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। प्रीवियस पॉलिसीज क्या थी आपको बताया, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1966 से पहले की पॉलिसी। जो काम इस पॉलिसी में नहीं हो पाए थे, वो अब सारी चीज़ें NEP 2020 में ऐड कर दी गई है, वो सब आपको डिटेल में बता दिया जाएगा बाद में। इस पॉलिसी के बाद 1986 की पॉलिसी के बाद बस एक ही काम ऐसा हुआ था जो बड़े पैमाने पर हुआ था, बड़े लेवल पर जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था, वो था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, जिसके अंदर अब ये एक्ट बन गया था। एक्ट बनने से क्या हो गया? ये कानून बन गया। एक्ट मतलब कानून बन गया। अब हर बच्चे को, 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना किसका दायित्व है? किसका दायित्व है? गवर्नमेंट का, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट का, और ये अधिकार है बच्चे का, ये बच्चे का अधिकार है। अब हर हाल में बच्चे को एजुकेशन गवर्नमेंट को देना ही है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज डेवलप गुड ह्यूमन बींग अबाउट रैशनल थॉट। एजुकेशन सिस्टम का जो पर्पज है वो है कि हमें ऐसे इंसानों को तैयार करना जो कैपेबल हों रेशनल तरीके से सोचने में, यानी कि लॉजिटिविटी के साथ वो सोच सकें, लॉजिकल और रीजनिंग के साथ में वो सोच सकें और उस पर एक्शन ले सकें।
पजेसिंग कंपैशन एंड एम्पैथी, अपने अंदर उनके अंदर करुणा हो, करुणा का भाव हो, उनके अंदर दया एम्पैथी हो, एक लगाव हो। एम्पैथी जानते हो आप क्या होती है? सिंपैथी और एम्पैथी दो चीज़ होती है। सिंपैथी तो हमें किसी पे दया आ जाती है। एम्पैथी का अर्थ होता है जब हम उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखते हैं तो हम अपने दिल से महसूस करते हैं कि वो कितनी समस्या में है। तो फिर हम क्या करते हैं? तो हम उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं उसकी मदद करने का। करेज एंड रेजिलियंस, करेज में रेजिलियंस मतलब लचीलापन हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, यानी कि बच्चों में साइंटिफिक तरीके से सोचने समझने की क्षमता हो, क्रिएटिव इमेजिनेशन हो, साउंड एथिकल मूविंग एंड वैल्यूज, एथिकल मतलब नैतिकता हो बच्चों में, और उन्हें मूल्यों का भी ज्ञान हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर स्टूडेंट्स में आएंगी तो यही हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी का पर्पज है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फॉस्टिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, यानी कि हर बच्चे की जो क्षमता है, जो उसकी यूनिकनेस, आप जानते हो, देखो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। हर बच्चा इस दुनिया में अलग होता है। कोई भी बच्चा किसी से नहीं मिलता, किसी में किसी तरह की कुछ खासियत होती है और किसी बच्चे में किसी तरह की खासियत होती है। हर बच्चे में अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, यूनिक होती हैं। उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना, ठीक है, इन चीज़ों को, उसकी यूनिकनेस की पहचान करना हर बच्चे की, इसके लिए टीचर को सेंसिटाइज करा जाएगा और पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करा जाएगा, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों, यानी कि स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों ही फील्ड में बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। दूसरी बात इन्होंने कही, अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी बाय ऑल ग्रेड 3, यानी कि FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये दो क्लास थर्ड तक, बच्चा जब तीसरी क्लास तक आए तो थर्ड क्लास तक मैक्सिमम उसको इस चीज़ में पारंगत हो जाए, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, इन तीनों चीज़ों में बच्चे को पारंगत होना है, जिसे 3R बोलते थे ना, 3R। ये तीनों चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए, जैसे पढ़ना लिखना और छोटी मोटी कैलकुलेशन करना आ जाना चाहिए, ताकि बच्चा आगे जो तैयारी करे अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ेगा तो वो उसके लिए FLN होना जरूरी है। ये क्या है? ये प्री रिक्विसाइट स्किल है, ये प्री रिक्विसाइट स्किल है बच्चे के लिए। इससे आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर बात की गई है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की? कि बच्चे अपने लर्निंग ट्रेजेक्टरी और प्रोग्राम्स को खुद ही अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करेंगे, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, क्या उनमें टैलेंट है और क्या उनका इंटरेस्ट है, यानी कि बच्चे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो बात की गई है। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। अब बच्चा, पहले क्या होता था, 11th क्लास में 3 स्ट्रीम होती थी ना, आर्ट, कॉमर्स और साइंस, इनमें से कोई एक ले लो, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट, साइंस वाले सब्जेक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चा चाहता है कि मैं तो हिस्ट्री के साथ में फिजिक्स भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मैथ्स नहीं अच्छी लगती, तो हिस्ट्री और फिजिक्स को भी मिला के पढ़ सकता है वो। यही बात की है हार्ड सेपरेशन जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं। करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम इन ऑर्डर टू एलिमिनेट हार्मफुल हायरार्की अमंग द सिलोस बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग। डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग में जो हायरार्की होती थी कि भाई यही पढ़ना है, अब ऐसा नहीं है। बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपने पेस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से खुद ही चूज करेगा। अगली बात करिए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी देखो आपको बार बार सुनने मिलेगा, कई बार इन्होंने इस्तेमाल किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक, बहुविषयकता की बात करिए इन्होंने, यानी कि अब एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देनी हमें, जब बहुत सारे सब्जेक्ट के जो अलग अलग फील्ड हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग अध्ययन के, उन सबको मिला के हमें बच्चे को तो ज्ञान को बढ़ाना है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम बच्चे को
बहुशिक्षता और होलिस्टिक एजुकेशन। साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी कि सभी को मिला के पढ़ेगा बच्चा। साइंस के साथ सोशल साइंस भी सीखे, आर्ट्स भी सीखे, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी वर्ल्ड, इसको कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि बच्चे को जब अगर हम पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, पोल्यूशन के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पोल्यूशन कैसे फैलता है, या एसएसटी में आ गया, ज्योग्राफी का पार्ट है, इसमें हम साइंस के बारे में भी पढ़ा देते हैं। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें, कौन सी गैसेज इसमें होती है, सोसाइटी पर क्या कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मल्टीडिसिप्लिनरी, कितना पोल्यूशन है, ए क्यू आई सब पढ़ाते हैं, मैथ्स के अंदर आ जाता है, तो नापते हैं, फिजिक्स वगैरह सब इसी के अंदर हम बहुत सारी डिसिप्लिन का यूज़ करते हैं। डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट समझ लो, थोड़ा सा डिसिप्लिन सब्जेक्ट को कहते हैं। एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग, ये बहुत ज़रूरी है, तो पहले भी कहते आ रहे हैं, तो रोट लर्निंग तो बच्चे को करानी ही नहीं है, रोट लर्निंग का कोई जगह नहीं है। ठीक है, या पहले हम एग्जाम्स के लिए पढ़ाते थे, एग्जाम के लिए भी हमको बच्चे को नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चे का कंसेप्ट डेवलपमेंट करना है, बच्चा कंसेप्ट समझता है। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर पैदा हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उसके अंदर हो, इस तरह की चीज़ें। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बच्चा कर सके, कोई डिसीजन ले सके, कोई इनोवेटिव कोई काम कर सके, इनोवेशन उसके अंदर हो। नेक्स्ट, एथिक्स एंड ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे कि एम्पैथी, एम्पैथी रखे वो दूसरों के दर्द को, दुख को, परेशानी को समझे, रेस्पेक्ट करे दूसरों की, क्लीनलीनेस, कोर्टेसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टेम्पर उसके अंदर हो, लिबर्टी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये सारी क्वालिटी, ये नैतिकता है। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, हमारी संवैधानिक कुछ मूल्य हैं, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों की यहाँ पर तो बात हो रही है। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बहुत फोकस किया है और मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया है। एक तो इन्होंने यहाँ पर जो बहुविषयकता को बढ़ावा दिया था, सबसे पहले यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने करी है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है, पैदा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें भाषा के ही आधार पर सीखना शुरू कर देता है, और टीचिंग लर्निंग में तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया है। लाइफ स्किल जैसे कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, टीम वर्क, रेजिलियंस, ठीक है, इन सब लाइफ स्किल्स को यहाँ पर बात की गई है। रेजिलियंस मतलब फ्लैक्सिबिलिटी, इस तरह से कह सकते हैं। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, बच्चे का रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो। इस बार इन्होंने समेटिव असेसमेंट को क्या कहा है, समेटिव असेसमेंट नहीं करना। ठीक है, समेटिव असेसमेंट क्या करता है, ये कोचिंग कल्चर को बढ़ावा देता है, इसको बढ़ावा नहीं देना, बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है टीचिंग और लर्निंग के अंदर, ताकि लैंग्वेज बैरियर्स खत्म किए जा सकें, और दिव्यांगजन जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबल जो बच्चे जिन्हें बोलते थे पहले, एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्ट, इन्होंने डाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी रेस्पेक्ट करना, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, और लोकल जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जो स्थानीय चीज़ें हैं, उन सबको शामिल किया जाएगा, जैसे करिकुलम में, पैडागोजी में, पॉलिसी में, क्योंकि एजुकेशन कहाँ है, कंकरेंट लिस्ट में है, तो इन सब चीज़ों को, लोकल कॉन्टेक्स्ट को, लोकल चीज़ों को शामिल किया जाएगा। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, पूरे तरीके से इक्विटी और इंक्लूजन किया जाएगा। ठीक है, ताकि ऑल स्टूडेंट एबल टू थ्राइव इन एजुकेशन सिस्टम, तो सारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम में एक साथ सीख सकें, सबको बराबर के अवसर मिल सकें। साइनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन,
साइनर्जी का मतलब तालमेल होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए किसी चीज़ में। करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। और लेवल क्या है? अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं ना, 3 साल का बच्चा और 18 साल तक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन प्राप्त करेगा, तो वो हर लेवल पर जो है तालमेल होना चाहिए। 4 लेवल हैं, वो भी मैं बाद में आपको बता दूंगा हायर एजुकेशन का। टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचर और फैकल्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाने के लिए। तो उनका रिक्रूटमेंट, उनका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट और सर्विस कंडीशन, इन सब पहलुओं पर भी बहुत सारी बातें की गई हैं, वो भी सब आपको आगे डिटेल में समझाई जाएंगी। A light but tight regularity framework to ensure integrity, transparency and resource efficiency of educational system। इन्होंने कहा है कि एक रेगुलरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो लाइट भी होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, लेकिन साथ ही बहुत सख्त भी होगा, ठीक है, ताकि इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी बनी रहे। इसके लिए ऑडिट किए जाएंगे और पब्लिक डिस्क्लोजर होंगे, यानी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाएंगी हर स्कूल की, और उन रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज करना होगा। और इनोवेशंस को इनक्रेज किया जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडिया हैं उनको भी स्थान दिया जाएगा, जैसे ऑटोनोमी, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। इन सब पहलुओं पर भी काम किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग रिसर्च, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि रिसर्च जो है वो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन में जितनी भी रिसर्च होती है। कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस बेस्ड ऑन सस्टेनेबल रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस, ये एक पब्लिक सर्विस है। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी कंसिडर्ड है बेसिक राइट ऑफ सर्विस है। अब वो पहले ही बता दिया आपको, 6 से लेकर 14 साल तक तो पहले ही था, लेकिन अब ये 3 साल से इसको स्टार्ट किया गया और 18 साल तक इसको किया जाएगा। 3 साल से 18 साल तक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन लेना बच्चे का अधिकार है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज द एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रू फिलैंथ्रोपी पब्लिक एजुकेशन। यानी कि अब एजुकेशन सिस्टम में जो फिलैंथ्रोपिक हैं, जो जो अपना टाइम, मनी, टैलेंट, अपनी स्किल्स के द्वारा कुछ एक्सपीरियंस है और वो हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में, और कम्युनिटी का सहारा लेकर के एजुकेशन सिस्टम को समृद्ध किया जाएगा। तो यही सब ये कहना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं विज़न की। इसका विज़न क्या है पॉलिसी? इसका विज़न ये है कि करिकुलम और पेडागोजी पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर सेंस ऑफ रेस्पेक्ट पैदा हो सके, डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड द फंडामेंटल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। बच्चे के अंदर संवैधानिक मूल्य और फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है वो बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तो सेंस होना चाहिए। बॉन्डिंग विद वंस कंट्री, अपने देश से प्यार होना चाहिए। एंड कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। इस बदलती दुनिया में वो अपने आप को कहाँ देखता है, उसके बारे में उसको कॉन्शियस होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। द विजन ऑफ इंस्टिल अमंग द लर्नर से डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन। यानी कि कहने का मतलब है हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। भारतीय होने पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए। नॉट ओनली इन थॉट, सिर्फ हमारी सोच में ना हो ऐसा है कि हाँ बस हमने कह दिया हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें अपने देश पर गर्व है, बल्कि ये हमारी स्पिरिट में, यानी हमारे काम करने के तरीके में, हमारे जज्बे में, हमारे इंटेलेक्ट में, यानी कि हम हमारी सोच में और हमारे कार्यों में, हमारे कामों में ये दिखाई देना चाहिए। एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन दैट सपोर्ट रेशनल कम्युनिटी ह्यूमन लाइफ। और साथ ही साथ नॉलेज भी डेवलप हो, स्किल्स भी, वैल्यूज भी डेवलप हो, और डिस्पोजिशन यानी कि हमारा स्वभाव भी सुधरे, हमारा स्वभाव भी सुधर जाए, ताकि रेस्पॉन्सिबल कमिटमेंट हम कर सकें। ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग, ताकि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में अच्छे से जान सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लिविंग की बात कर सकें। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? सतत कोशीय विकास, पहले भी बात किया था हमने इसका, सतत कोशीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बच्चे जागरूक हो, क्योंकि आने वाले समय में हमें डेवलपमेंट ऐसा करना है जो आगे तक सस्टेन रहे, ना कि हमें डेवलपमेंट तो हमने कर लिया लेकिन चीज़ों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके हम उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। एंड ग्लोबल वेलबींग,
और वैश्विक भाईचारा, ये सब डेवलप हो, देयर बाय रिफ्लेक्टेड टू ग्लोबल सिटीजन। और वो कुल मिलाकर एक अच्छा, ना केवल भारतीय नागरिक बल्कि एक विश्व स्तर पर, यानी कि विश्व नागरिक, अच्छा विश्व नागरिक बन सके, अच्छा भारतीय होने के साथ साथ। तो ये था विज़न इस पॉलिसी का। तो आज हमने स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें इस पॉलिसी के बारे में, बेसिक बातें सीखी, यानी कि खाली इंट्रोडक्शन हमने इसका सीखा। अब हम चैप्टर दर चैप्टर इसको पढ़ेंगे। इसके लिए हम जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे और चैप्टर 1 यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।